मैं हूं डॉक्टर वंशिका आहूजा और आज मैं लाई हूं आपके लिए सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपके एमकॉम आइडोल में है मुंबई यूनिवर्सिटी में, और ये एमकॉम रेगुलर में भी है जो सेमेस्टर 4 में है, जिसके एग्ज़ाम प्रोबेबली मई मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट का है भी, और ये है सेकेंड सेमेस्टर जिसका आई थिंक सो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 6 अप्रैल 2025 से। तो जिस को भी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात क्या लाई हूँ मैं आपके लिए, एक बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही दिया है, ताकि आप अपने अलग से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं निकाले, इसमें ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल वे में मतलब क्या है। एक इंडिविजुअल को जितने भी पैसे हैं वो उस पैसों का कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे बचत कर रहा है, कैसे सेविंग कर रहा है, और कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये सब सारा होता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। पर्सनल फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है, उसके कहाँ से पैसे आ सकते हैं, यानी इनकम कहाँ से हो सकती है, उसकी स्पेंडिंग कहाँ पे हो सकती है, तो उसकी एक्सपेंसेस कहाँ पे हो सकते हैं, उसकी सेविंग क्या वो कर रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है, और अगर ये सब करने के बाद में वो प्लानिंग क्या कर रहा है कि उसके अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल गोल है तो वो उसके लिए कितने पैसे इकट्ठे करके रख रहा है। तो ये जो भी प्रोसेस है उसको मैनेज करने को कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स क्या अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। स्टेबिलिटी यानी एक तरीके का चलना, कंसिस्टेंसी होना, प्रिपेयर करना इमरजेंसीज़ के लिए कि कभी कोई घर पे फैमिली मेम्बर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो इमरजेंसी में अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं वो पैसे कहाँ से ला सकूँगी। तो ये होता है प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसी। मैनेज करो अपना कर्जा, अगर डेब्ट्स है, कोई कर्जा है तो उसको आप मैनेज कर पाओ। जैसे बैंक से लोन लिया है, घर के लिए लोन लिया है, एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो उस लोन को वापस रीपे करने के लिए आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। एंड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स लाइक रिटायरमेंट एंड होम ओनरशिप। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ डज अ बैलेंस शीट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंसेस। अब बैलेंस शीट हमारी इंडिविजुअल की वो पर्सनल फाइनेंसेस अंडरस्टैंड करने के लिए कितनी हेल्पफुल है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है डेली लाइफ में। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करती है, एक इमेज प्रोवाइड करती है, स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है। किसका, तो इंडिविजुअल के फाइनेंशियल पोजीशन का। जो इंडिविजुअल की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितना पैसों में पुख्ता है, तो ये इंडिविजुअल की फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बैलेंस शीट दिखाएगी। और ये क्या दिखाता है, एट ए गिवन टाइम, यानी लास्ट दिन पे कैसे असेट्स लिस्ट करके, यानी आपके पास कितने असेट्स हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अपना घर है, आपके पास एफडीज बने हुए हैं, आपके पास आरडी है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, आपके पास स्टॉक्स है, आपने कहीं पे डिबेंचर्स खरीदे हैं, आपने शॉप खरीदा है, आपके पास अपने घर के अलावा और कोई भी घर है, तो ये सब सारे क्या होंगे, आपके असेट्स होंगे। तो व्हाट यू ओन। अब आपकी लायबिलिटीज कितनी है, तो आपको कितने लोगों को पैसे देने हैं, क्या आपके खर्चे हैं, कितने खर्चे और करने हैं, घर बनवाना है, बेटी की शादी करवानी है, बेटे की शादी करवानी है, बेटे का या बेटी का एजुकेशनल लोन भरना है, तो ये सब सारे क्या होंगे, लायबिलिटीज होंगे। डेट मीन्स व्हाट यू ओ। अब नेटवर्थ क्या होगा, तो नेटवर्थ क्या होगा, जो आपके असेट्स टोटल हैं उसमें से अगर लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो कहेंगे नेटवर्थ। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है डेली लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये हमें हेल्प करता है
क्या करने के लिए, असेस करने के लिए। असेसमेंट क्या करने के लिए, आपकी हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ कितनी पुख्ता है, आप कितने फिनेंशियली साउंड हो, और ये अगर होगा तो आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओगे। यानी अगर आपको लग रहा है कि मेरे पैसे बच रहे हैं खर्चे करने के बाद भी, तो आप इसको इन्वेस्ट कर पाओगे। इन्वेस्ट करोगे तो आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं से डिविडेंड मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे बढ़ सकते हैं। और प्लानिंग करने के लिए फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, तो आपकी बैलेंस शीट इसके लिए मददगार होगी, हेल्पफुल होगी, असिस्ट करेगी। आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, जो है मेरा कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो होता है कि कितने पैसे आपके घर पे आ रहे हैं, कितने पैसे आपके घर से जा रहे हैं। और ये नेसेसरी क्यों है पढ़ना, तो ये नेसेसरी क्यों पढ़ना है, तो आगे देखते हैं। कैश फ्लो क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि कैश फ्लो है मूवमेंट, क्या, मनी इन एंड मनी आउट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपेंसेस या फिनेंसेस, सॉरी नॉट एक्सपेंसेस, फिनेंसेस। अब ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इनकम कितनी है और आपके सोर्सेज, आपकी इनकम कहाँ से, सोर्सेज से आ रही है, यानी सैलरी से आ रही है, इन्वेस्टमेंट से आ रही है, और आपके इनकम में से खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी आपको कितने बिल्स भरने पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल भरना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ रहा है, मेंटेनेंस भरना पड़ रहा है, पेट्रोल के एक्सपेंसेस लग रहे हैं, मोबाइल के खर्चे हो रहे हैं, आपके बच्चों की फीस भरनी पड़ रही है, फिर आपके डेप्ट रीपेमेंट्स कितने हैं, यानी अगर आपने कोई लोन उठाया है तो उसकी रीपेमेंट आप कितने कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी। अब ये आपका कैश फ्लो जानना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव कैश फ्लो होगा ना, यानी आपकी इनकम ज़्यादा होगी आपके एक्सपेंसेस से, तो आप क्या होंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, और ये अलाउ करेगा। अगर आपकी स्टेबिलिटी होगी तो आपका दिमाग चलने लगेगा, अरे मेरे तो इतने पैसे बच रहे हैं। सपोज एक महीने में आपका 1 लाख रुपए इनकम है और आपकी 60,000 एक्सपेंसेस है, तो 1 लाख माइनस 60,000 यानी 40,000। जैसे 40,000 बचने लगेंगे ना, आप बोलोगे चलो सेव कर लेते हैं 40,000, और 40,000 सेविंग करके इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट भी बाहर कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या होगा, आपका जो भी कर्जा है ना, वो अक्यूमुलेट करने में, आपको अवॉइड करने में हेल्प करेगा। यानी आप कोई भी कर्जा अपने पास नहीं रखो, जल्दी से जल्दी अपने बिल्स या तो लोन रीपेमेंट कर लो। तो ये सब है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो ये क्यों नेसेसरी है हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम आ रहे हैं, पर्सन अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट को इम्प्रूव कैसे कर पाएगा। तो वो इम्प्रूव अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो कौन से तरीके हैं देखते हैं। पहला तरीका है कि वो अपनी इनकम है ना, उसको इंक्रीज करे। क्या करे, अपनी इनकम को इंक्रीज करे। तो इंक्रीज कैसे कर पाएगा, तो वो एडिशनल वर्क ले ले, यानी अपनी जो जॉब है उसके अलावा भी काम करे, या तो वो इन्वेस्ट करे पैसिव इनकम सोर्सेस में। ध्यान देना, पैसिव इनकम सोर्सेस क्या होती है, तो जहाँ पे आप अपना वक्त न दे के आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें और आपको इन मंथली उसकी इनकम होती रहे, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्सेस। पैसिव इनकम सोर्सेज ये भी हो सकती है कि रेंटल इनकम आ सकती है आपको कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड इनकम आ रही है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, जहाँ पे आपको काम न करना पड़े लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इनकम मिलती रहे, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कैश फ्लो मैनेजमेंट करने का, तो रिड्यूस करो अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब ये तो आजकल की लाइफ में हो ही गया है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार उसको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना अच्छा लगता है। शॉपिंग मॉल्स घूमो, फिर आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते रहो, और हमारा ऐसा होता है कि हम लोग ने जैसे ही शॉपिंग के लिए सर्फिंग शुरू कर दी अमेज़ॉन की, तो फिर वो रुकती नहीं जब तक हम लोग ने कोई सामान उसके लिए ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो ये क्या है, ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। अगर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जा रहे हैं
घर के सामान खरीदने के लिए। तो घर के सामान खरीदने वक्त जो हम लोग की नीडफुल चीज़ें हैं, उसके अलावा हम लोग वांट्स भी खरीद के आ जाते हैं। फिर वांट्स पूरे साल भर देखते रहते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं। इन अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कैसे किया जाता है? तो बजट करके यानी जो आपको नेसेसरी चीज़ें चाहिए ना, सिर्फ वो ही खरीदो और ट्रैक करो स्पेंडिंग हैबिट्स को। यानी अगर आप ऑनलाइन भी कुछ खरीद रहे हो तो ऑनलाइन अगर नेसेसरी नहीं है तो नहीं खरीदो, क्योंकि पैसे चले जाएंगे एक बार और फिर आपके डेब्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आ जाते हैं थर्ड, मैनेज करो डेब्ट इफेक्टिवली बाय क्या? प्रायोरिटाइजिंग। यानी प्राइमरी किसको ये दो कि इंटरेस्ट, जिसके हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना, उसको पहले इंटरेस्ट दे दो, ताकि फिर छोटे छोटे जो खर्चे बचेंगे वो आसानी से हो सकेंगे। ऑटोमेट करो सेविंग्स टू एंश्योर कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ। ऑटोमेट सेविंग्स यानी आप ऑटोमेटिकली सेविंग्स को कर दो। जैसे मैं अगर सपोज मैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बना रही हूँ, तो आजकल तो फिनटेक का जो भी एप्स अवेलेबल हैं बैंक्स की या तो पोस्ट ऑफिस की, या आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो कहीं पे भी आप ओपन कर रहे हो तो आपके म्यूचुअल फंड्स के पैसे कट रहे हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक है आजकल सेविंग। तो ये ऑटोमेट वो लोग करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे अगर आप इसमें भी जा रहे हो ना, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट है ना, वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो जाता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्टली आपके अकाउंट से पर्टिकुलर डेट पे वो अमाउंट कट जाए और सेविंग हो जाए आपकी, तो इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो ये ऑटोमेट सेविंग कर दो कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए, ताकि आपकी कंटिन्यूस फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहे, यानी कंसिस्टेंट हो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में। आ जाते हैं लास्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट की ट्रिक पे, वो है आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो वाइजली इन्वेस्टमेंट करो, जनरेट करो एडिशनल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। और जनरेट करो एडिशनल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम यानी अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी सैलरी के अलावा भी आपको इनकम आनी चाहिए जब आप सेविंग कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये था हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब आ रहे हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डेब्ट मैनेजमेंट क्या है और ये नेसेसरी क्यों है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि नेसेसरी क्यों है। डेप्ट जब मैं बोलती हूँ तो मैं डेप्ट बोलती हूँ लायबिलिटी, मैं डेप्ट बोलती हूँ कर्जा, डेप्ट बोलती हूँ लोन। डेप्ट मैनेजमेंट यानी लोन के मैनेजमेंट आप कैसे कर पाएंगे? तो इट रिफर्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप हैंडल कर पाओ और रीपेइंग डेप्ट्स यानी आप डेप्ट को, लोन को वापस दे रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड मैनर में, यानी सही तरीके से स्ट्रक्चरली। क्यों? ताकि आपके फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस है, फाइनेंशियल इश्यूज है, उसको अवॉइड कर पाओ, डिस्ट्रेस को अवॉइड कर पाओ। अब नेसेसरी क्यों है? तो ये प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव डेब्ट एक्यूमुलेशन को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको लोन को वापस देने के लिए कुछ सोच के प्लानिंग करके नहीं रखते हैं। तो जो प्लानिंग करके रखे उसे कहते हैं डेब्ट को मैनेज करना, ताकि वो लोन वापस दे दिया जाए और सही समय पे दे दिया जाए, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, यानी आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मेंटेन करो गुड क्रेडिट स्कोर, जो सिबिल स्कोर होता है, गुड क्रेडिट स्कोर आप मेंटेन करो, ताकि अगर लाइफ में आगे चल के आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन फिर से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक दे पाए। और ये रिड्यूस करेगा फाइनेंशियल स्ट्रेस को और इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड होंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको फिर से लोन लेने की जरूरत ना पड़ेगी। आज हम लोग 6 क्वेश्चन पे, जो कॉमन बेस है रिड्यूस करने के लिए पर्सनल डेब्ट। अब कौन सी कॉमन बेस है? तो क्रिएट करो रीपेमेंट प्लान। ये तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आप कर्जा ले रहे हैं ना, तो उसको रीपे करने के लिए आपको प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी, यानी आप प्रायोरिटाइज करो हाई इंटरेस्ट डेब्ट को फर्स्ट पे करने के लिए। डेब्ट को कंसोलिडेशन करो। अगर आपके 2 लोन लिए हुए हैं तो दोनों लोन को मिला के एक सिंगल लोन बना दो, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो लोअर हो जाए, यानी आपके कम इंटरेस्ट पे आपको पैसे पे करने पड़े। अवॉइड करो न्यू डेब्ट को, इंक्रीज करो इनकम, मोनेटाइज करो स्किल्स को,
एडिशनल वर्क ले लो, अच्छा खासा आपकी इनकम होनी चाहिए सैलरी के अलावा भी। नेगोशिएट करो क्रेडिटर से, प्लीज़ हमसे आप कम इंटरेस्ट रेट ले लीजिए, हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगोशिएट करो क्रेडिटर्स को। तो ये सब था, ये सब क्या था, ये था सब हमारा पर्सनल डेब्ट को रिड्यूस करने का तरीके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, व्हाट इज अ बजट एंड हाउ डज इट हेल्प इन मैनेजिंग मनी। व्हाट इज अ बजट, बजट क्या होता है? तो बजट होता है भाई, मैं घर पे बजट बनाती हूँ, पूरे महीने भर में मेरे को कितना खर्चा करना है, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मुझे कितना खर्चा करना है, मेरे पास कितने पैसे बच सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर में हम लोग फोरकास्ट करते हैं ना अपने तरीके, ये हो सकता है, तो उसको हाथ से लिख के रखो तो वो बन जाता है बजट। तो बजट क्या है? बजट एक फिनेंशियल प्लान है। फिनेंशियल प्लान क्या दर्शाता है, आउटलाइन क्या करता है कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होने वाली है, आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, कितने समय में, स्पेसिफिक पीरियड में, 1 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल भर में। तो ये हेल्प क्या करेगा आपको, असिस्ट क्या करेगा, तो असिस्ट करेगा मैनेज करने के लिए मनी को, पैसों को मैनेज करने के लिए, ताकि आप क्या ना कर पाओ, आपकी ओवर स्पेंडिंग ना हो, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हो सके, आपको फिनेंशियल जो गोल्स हैं ना आपके अचीव हो सके। कि मुझे चाहिए कि मैं आज से 5 साल के बाद में मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए या 20 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये क्या होगा, आपके फिनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करेगा आपका बजट, और आपकी इमरजेंसीज में आपको हेल्प करेगा। इमरजेंसी यानी घर पे अगर कोई तबीयत किसी की ख़राब हो रही है, अचानक से बड़ा कोई खर्चा आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, भाई बहन की मैरिजेस हैं, बच्चों की मैरिजेस हैं, तो ये सब सारे इमरजेंसीज हैं। अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे, डिस्कस करो कंपोनेंट्स क्या है पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब प्लीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो भी मैं आपको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रही हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर ही करवा रही हूँ, जो ऑलमोस्ट हर एक जहाँ पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग होगा तो ये सेम होगा। ये मैं आपको करवा रही हूँ पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस, और प्रोबेबली, और इसमें मनी मैनेजमेंट भी आ रहा है, तो प्रोबेबली ये हर एक यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। इस ये करवाने के बाद में, यूट्यूब वीडियो के फर्स्ट वीडियो करवाने के बाद में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का, मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाने वाली, जो बोर्ड पे सिखाने वाली हूँ। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए वीडियो को, और इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स डाले हैं, वो आप इस आंसर्स को ऐसे ही पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख के आएंगे, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप इसको ये पॉइंट्स को और एलेबोरेट कर पाएंगे तो कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं और आपको एलेबोरेट करके सेकंड वीडियो में आपके इसके सारे के सारे नोट्स डाल दूंगी और एलेबोरेशन के साथ में। और अगर आपको और भी इसके एग्जाम्पल्स भी चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के फर्स्ट चैप्टर में, तो मैं वो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। मेरा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप जैसे जैसे आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे मैं टेलीग्राम चैनल पे हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की टेस्ट लेने वाली हूँ, MCQ बेस्ड टेस्ट लेने वाली हूँ, ट्रू और फॉल्स की भी टेस्ट लेने वाली हूँ। तो अगर आप चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने आपको इस यूट्यूब वीडियो के स्टार्ट होते समय ही ये इस पे ही दिखाया है, इसी फाइल के स्टार्ट में ही दिखाया है। एक बार जब ये हो जाए तो मैं आपको फिर से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखा दूंगी। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो प्लीज़ आप डाल सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करूँ, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लूँ और आपको प्रैक्टिकल जो भी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो आपको बोर्ड पे करवाऊं या वाइट बोर्ड पे करवाऊं।
ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो टिपिकली इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डेप्ट समरी। बैलेंस शीट में क्या होगा? असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे और नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये दिमाग में डाल दीजिए। इनकम स्टेटमेंट क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इनकम स्टेटमेंट बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा? तो कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट, तो ये डिटेल बताएगा। डेप्ट समरी क्या होगा? आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग डेप्स है, यानी आगे चल के जो भी आपके कर्जे हैं वो आप जो रीपे करने वाले हो, रीपेमेंट प्लान्स हैं, वो सब सारा डेप्ट समरी में आ जाएगा। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाने का? मैंने अभी आपको कहा कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी एक इंडिविजुअल को। तो मेन आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैक करना इंडिविजुअल की अर्निंग्स को और स्पेंडिंग को, स्पेंडिंग यानी एक्सपेंसेस को ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी महीने भर में, 15 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में। तो असेस क्या करेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करेगा, कंट्रोल करेगा एक्सपेंसेस को और प्लान करेगा आपके फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को, यानी आपको कितना पैसा चाहिए आगे चल के, तो ये आपके प्लानिंग में हेल्प करेगा इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये 10th है राइट एंड नोट ऑन नेटवर्थ। ये मैं अभी नहीं करती हूँ क्योंकि आगे चल के ये हमारा होने वाला है लास्ट। ये शॉर्ट नोट में भी है नेटवर्थ, फिर भी नेटवर्थ बता देती हूँ। नेटवर्थ इज व्हाट? टोटल असेट्स लेस टोटल लायबिलिटी। अब आ जाएंगे कि मेरा मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है? प्रॉपर कैश मैनेजमेंट करने का, मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। तो प्राइमरी फर्स्ट मोटिव इंश्योर करता है सफिशिएंट लिक्विडिटी, यानी सफिशिएंट आपके पास कैश अवेलेबल है। किस बात के लिए? डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। अब डे टू डे एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? कभी आपको कोई लाइट बिल भरना है, अचानक से वो दिन आ रहा है, आपको घर के खर्चे करने हैं, आपको मेंटेन रखना है अपना घर का खर्च, उसके लिए डे टू डे एक्सपेंसेस चाहिए। आपको कहीं पे जाना है, आपको एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जर्नी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और ये करके वाइल मैक्सिमाइजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप सेविंग भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी गेन कर रहे हो, लेकिन प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट लिक्विड कैश, यानी कैश अवेलेबल होना चाहिए। अफेक्टिव कैश मैनेजमेंट क्या करेगा? असिस्ट करेगा अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस, इंश्योर करने के लिए टाइमली बिल पेमेंट्स एंड सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ। अब आप आ रहे हैं 31 मार्च को, तो ज़्यादातर जिसके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या वगैरह नहीं भरे रहते हैं, कोई बिल्स भरे नहीं रहते, तो ज़्यादातर हर किसी को कॉल आता रहता है कि 31 मार्च है, उससे पहले आप अपने बिल्स भर दीजिए। तो हर किसी का क्लोजिंग है, तो हर किसी की क्लोजिंग में बिल्स भरे होने चाहिए। तो कंपनीज भी यही बोलती रहती है लोगों को, जनरल पब्लिक को, कि अपने बिल पेमेंट टाइमली मैनर में भर दिया जाए। ठीक है, आपके LICs हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, समय पे भर दिया जाए। अच्छा, अभी आप देखेंगे तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट करके मैंने डाला है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे तरीके से भी आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरियल नंबर रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के वो राइट है। हाँ, अब ये है हमारा सीरियल नंबर 13th सीरियल नंबर है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का।
हाँ 13th सीरियल नंबर है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो कुछ कुछ क्वेश्चन सेम लिखे हुए हैं, लेकिन उसका आंसर है ना वो मैंने आपको ये 13th सीरियल नंबर है, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, हाउ डज अ बैलेंस शीट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंसेस। बैलेंस शीट हमें हेल्प कैसे करेगी पर्सनल फाइनेंसेस को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। अब अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन पहले भी लिखा हुआ था लेकिन उसका आंसर डिफरेंट था। यहाँ पे मैंने आंसर डिफरेंट दिया है। जिसको चाहिए अगर वो कम मार्क्स के लिए है क्वेश्चन में तो वो लिख सकता है, या तो ज़्यादा मार्क्स के लिए तो ये भी लिख सकता है। एक अपनी हमारी पर्सनल बैलेंस शीट होती है, वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ओके। How does a balance sheet help in understanding personal finances and why is it important in daily life? पर्सनल बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोवाइड करता है समरी ऑफ इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? तो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे असेट्स यानी व्हाट यू ओन, आप ओनर किसके हो, लायबिलिटीज व्हाट यू ओ यानी आपको कर्जे कितने देने हैं, और नेटवर्थ क्या है यानी असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स क्या हो सकते हैं, आपके पास कैश अवेलेबल है, आपके पास घर अवेलेबल है, आपके रहने के लिए घर है, आपको रेंट पे चढ़ाने के लिए घर है, स्टॉक्स हैं आपके पास, बॉन्ड्स है, रिटायरमेंट फंड्स हैं, LICs वगैरह है। तो ये सब सारा असेट्स हैं आपके पास। लायबिलिटीज़ क्या है, लोन लिया है आपने, मॉर्गेज करवाना घर, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स हैं, ये सब सारे लायबिलिटीज़ हैं आपकी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी विल बी नेटवर्थ। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगा वो नेटवर्थ होगा। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, तो फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट करता है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल पोजीशन, गोल सेट करने के लिए, असेस इन सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, डेप्ट मैनेज करने के लिए, बजटिंग करने के लिए, तो अभी हम लोग करते आए हैं। इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने में ये हेल्प करेगा बैलेंस शीट। लोन अप्रूवल करवाने में, यानी आपकी अगर फाइनेंशियल सिबिल स्कोर अच्छा होगा ना तो आपका लोन इजीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक अप्रूव कर लेगी। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये बहुत मददगार होगा। अब देखिए कैश फ्लो, व्हाई इज इट नेसेसरी। कैश फ्लो अभी मैंने आपको करवाया, मनी इन मनी आउट। अब पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो होगा जब आपके इनकम ज़्यादा होगी आपके एक्सपेंसेस से, आपके खर्चे से ज़्यादा इनकम तो पॉजिटिव। अगर आपके खर्चे कम और आपके खर्चे ज़्यादा खर्चे ज़्यादा इनकम कम तो नेगेटिव कैश फ्लो। नेसेसिटी क्या है कैश फ्लो की, तो लिक्विडिटी मेंटेनेंस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होनी चाहिए, डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, डेप्ट मैनेजमेंट, रीपेमेंट लोन करने के लिए, इमरजेंसी हैंडलिंग करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कि मैंने सोच के नहीं रखा था लेकिन ये मेरे पास खर्चा आ गया। अब बहुत लोगों के देखते हैं कि उनकी ज़मीन वगैरह होती है, घर होते हैं, घर टूट जाते हैं। जैसे अभी आपको पता चला कि अर्थक्वेक आया है बैंकॉक थाईलैंड में, तो वहाँ पे भी लोग होंगे जिनके खुद के घर होंगे, वो घर तहस नहस हो चुके हैं। तो अगर ये इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो बच जाएंगे, अदरवाइज इंश्योर्ड नहीं होगा तो वो कुछ नहीं हो सकेगा। तो ये इमरजेंसी है उनके लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, सरप्लस मनी है आपके पास तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। बिजनेस एंड करियर ग्रोथ के लिए फिनेंशियली स्टेबल होंगे। प्रिवेंशन होगा फाइनेंशियल क्राइसिस का, हेल्प करेंगे अवॉइड बोरोइंग को ड्यू टू कैश शॉर्टेजेस। रिटायरमेंट सिक्योरिटी इंश्योर करेगा स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन अ पर्सन इम्प्रूव द कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकेगा, इंक्रीज करो इनकम, भाई पार्ट टाइम जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, इनकम जनरेटिंग असेट्स में इम्प्रूव ये करो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में रिड्यूस करो एक्सपेंसेस को, बजटिंग करो, भाई कितना खर्चा होना चाहिए, ट्रैक करो अपना फाइनेंशियल स्पेंडिंग को, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे जमा करके रखो, टाइमली बिल पेमेंट करो, पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए टैक्स भरो टाइम पे, डेप्ट रिडक्शन फोकस करो, हाई इंटरेस्ट पेमेंट को पहले भरो,
ताकि आपका बाद में जो पैसा बचे वो छोटे छोटे खर्चे पे कर सके। इन्वेस्ट करो वाइसली। व्हाट इज़ डेप्ट मैनेजमेंट, ये तो हमने किया था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। डेप्ट मैनेजमेंट क्या है? ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई मेथड जो यूज़ हो रीपे करने के लिए डेप्ट्स एफिशिएंटली। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसी तरीके से भी लिख के आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगी। वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेसेसिटी क्या है डेप्ट मैनेजमेंट की? अवॉइड करो डेप्ट ट्रैप्स को, एक्सेसिव बोरोइंग करो, अवॉइड प्रिवेंट करो कि आपके बिना मतलब किसी से भी लोन ना उठाए, डेप्ट ना उठाए, फाइनेंशियली डिस्ट्रेस ना आए। इम्प्रूव करो क्रेडिट स्कोर, रिड्यूस करो फाइनेंशियल स्ट्रेस, सेव करो मनी को इंटरेस्ट पाने के लिए, क्रिएट करो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इनेबल करो फ्यूचर बोरोइंग को, इंश्योर करो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये सब सारा है डेप्ट मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। कॉमन वेज क्या है रिड्यूस करने के लिए? पर्सनल डेप्ट। आप पर्सनली कोई भी खर्चा ये उठा रहे हो, डेप्ट उठा रहे हो, तो वो क्या है कॉमन वेज? तो पहला मेथड है स्नोबॉल मेथड, डेप्ट स्नोबॉल मेथड जिसे कहा है। पे ऑफ करो स्मॉलेस्ट डेप्ट से फर्स्ट टू गेन मोटिवेशन। ये एक तरीका है कि हमारे दिमाग में हम साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इंसान है, वो साइकोलॉजिकली वो बहुत डिपेंडेंट होता है। यानी जैसे उसकी साइकोलॉजी चलेगी वैसे उसका तरीका बदलेगा, बिहेवियर बदलेगा। तो दिमाग में बिठा देना इस मेथड में कि हम अगर स्मॉलेस्ट डेप्ट पहले पे कर लेंगे ना तो हम लोग को मोटिवेशन आ जाएगी कि बड़े डेप्ट भी हम लोग पे कर सकते हैं। लेकिन डेप्ट अवेलिंग मेथड क्या कहता है कि हाई इंटरेस्ट डेप्ट है ना वो पहले पे करो, पेइंग हाई इंटरेस्ट पेमेंट डेप्ट, ताकि जो बाद में खर्चा बचे, जो पैसा बच रहा है ना, वो छोटे छोटे खर्चे आप इजीली पे कर पाओगे। दूसरा है इंक्रीज करो इनकम, टेक एडिशनल वर्क टू जनरेट मोर इनकम। हाँ, डेप्ट कंसोलिडेशन, कंबाइन मल्टीपल लोन्स इनटू वन विथ लोअर इंटरेस्ट। नेगोशिएट करो क्रेडिटर से, भाई कम पैसे लो, कम इंटरेस्ट पे पैसे दे दो हमें। रिड्यूस करो क्रेडिट कार्ड यूसेज, स्टिक टू अ बजट, ट्रैक करो अपनी स्पेंडिंग्स। अब आ जाते हैं बजट पे। तो ये बजट अगर आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ अ बजट एंड हाउ डज इट हेल्प इन मैनेजिंग मनी। तो बजट भी क्या है? बजट एक फाइनेंशियल प्लान है आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस को जज करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, भाई कितने होने वाले खर्चे, कहाँ से पैसा आएगा स्पेसिफिक पीरियड में। कैसे करता है बजट? मैनेज करने के लिए मनी, प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग, एनकरेज सेविंग्स, अवॉइड करो डेप्ट एक्यूमुलेशन, अचीव करो फाइनेंशियल गोल। इमरजेंसी कहाँ गई? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहो, अचानक से होने वाले खर्चों के लिए। इम्प्रूव करो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रोवाइड करो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप देखो तो पहले तो मैंने 3 लिखे थे, अब मैंने इसमें 7 डाल दिए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेप्ट समरी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इनकम स्टेटमेंट भी, ये सब सारा आ जाएगा हमारा किस में आएगा? पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा दिया था एक इनकम एक्सपेंडिचर का। एक बार मैं आपको सारी की सारी फाइल्स फिर से दिखा दूंगी, ताकि अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से फ़ोटो निकाल सकते हैं या इसका आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। आपको चाहिए, आपके पास अवेलेबल है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के नोट्स, तो आप वहाँ से पढ़िए या तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यू कंसेप्ट पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक इंटरेस्ट, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी आज 1 रुपए की कीमत ज़्यादा है, ये 10 साल के बाद नहीं होगी। यानी ये क्या होगा? ये फंडामेंटल कंसेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये कहता है कि मनी अवेलेबल टुडे यानी 1 रुपया जो आपके पास है इज़ वर्थ मोर देन, ये बहुत वैल्यूबल है और इसका वर्थ वैल्यू उसकी ज़्यादा है, द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। यानी अगर आपको बंदा कोई बोल रहा है मैं आज आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, या तो 10 साल के बाद 1 रुपया दूँ, आपको क्या चाहिए? 10 साल के बाद आपको 1 रुपया चाहिए कि आज चाहिए? आप बोलोगे आज दे दो। वो बोल रहे हैं कि 1 रुपये पे आपको 10% इंटरेस्ट भी रेट चढ़ा के दूंगा, 5% इंटरेस्ट रेट चढ़ा के दूंगा। आप बोलोगे तब भी मुझे 1 रुपया आज दे दो। क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आज का जो पैसा है
वो वैल्यू ज़्यादा है 10 साल के पैसों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बदल रहा है, इंटरेस्ट के वजह से जो भी 1 रुपये की कीमत है वो घटती जाती है। तो दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। अब 1 मिनट मुझे कैलकुलेटर निकालने दो तो मैं आपको बता दूं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ कि 1 रुपया है वो 10% इंटरेस्ट रेट से घटता जाएगा, तो मैं 1 डिवाइड बाय करूँगी 1.10 से, तो मुझे पता चलेगा कि 1 रुपये की कीमत 1 साल के बाद में 90 पैसा हो गई, 0.9090 हो गई। अगर इसको 2 साल के बाद देखूं तो ये कीमत हो जाएगी 0.8264 यानी 82 पैसे, 82 पैसे 0.8264 पैसे। अगर इसको 3rd ईयर में देखूंगी तो इसकी कीमत 1 रुपये की हो जाएगी 0.75131। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से 1 रुपये की कीमत कम होती जाती है। ये तो आपको भी पता होगा कि 1 साल भर पहले, 2 साल भर पहले, 5 साल भर पहले अगर मैं ऑरेंजेस भी लेने जाती थी तो ऑरेंजेस मुझे 10 रुपये में, 5 साल पहले ऑरेंजेस मुझे 10 रुपये में 5 मिलती थी, लेकिन आज ऑरेंज 10 रुपये में 1 मिल रही है। तो ये क्यों है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल जो यूज़ होता है वो वेरियस आस्पेक्ट्स में यूज़ होता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग में यूज़ होगा। अगर मैं आज कुछ पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ चलो मुझे मेरे बच्चों की शादी करवानी है, मेरी बेटी की शादी करवानी है, मेरी बेटी आज 5 साल की है, तो इसके 20 साल के बाद मैं जब उसकी शादी करवाऊंगी तो मुझे कितने पैसे चाहिए। तो मैं सोचूंगी कि मुझे चलो 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आज से इकट्ठा स्टार्ट करूँगी। मैं बोल रही हूँ कि 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, 50 लाख रुपए मुझे इकट्ठे करने हैं, आज मैंने कितने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे बताएगा कि अगर फ्यूचर में मुझे 50 लाख चाहिए तो मैं कौन सी ऐसी ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी कि मुझे पता चल सके कि आज की डेट में मुझे पैसे कितने इकट्ठे करने चाहिए। ठीक है, तो ये ईयरली बता देगा मुझे कितने इकट्ठे करने चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये आएगा। और फिर ये भी आ सकता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू में आपके इतने हैं तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी उस पैसों की। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एन्युटी के प्रॉब्लम्स आएंगे। एन्युटी इज़ सेम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फिर से आ जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल के बेस पे। वेरियस एस्पेक्ट्स हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के। रिटायरमेंट प्लानिंग, बजटिंग एंड सेविंग में ये यूज़ होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एवेल्युएट करेगा वेदर टू इन्वेस्ट इन ए लमसम और पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट लाइक SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज अगर आप लमसम करना चाहते हैं कि पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइक SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स में। डेप्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, इंश्योरेंस प्लानिंग आपकी कैसे होगी, इमरजेंसी फंड प्लानिंग कैसे होगी, ये सब सारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करने के बाद में इंडिविजुअल कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड सेविंग टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। डेप्ट मैनेजमेंट तो ये ऊपर ही करवाया था मैंने आपको, आप एक बार देख लें इसको फिर से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेम है। टूल्स कौन से हैं डेप्ट मैनेजमेंट के, बजटिंग टूल्स है, डेप्ट कंसोलिडेशन लोन्स है, ये भी करवाया मैंने आपको। हाँ, बजटिंग टूल्स कौन से ऐप्स आती है आजकल आपके रीपेमेंट, आपके इनकम एक्सपेंसेस और डेप्ट रीपेमेंट को ट्रैक करने के लिए। पॉकेट गार्ड, बाय नेबी, ये सब अगर आप ऐप्स पे जा रहे हो तो आपको उसका नॉलेज आ जाएगा। बैलेंस ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, ये मैंने आपको स्नोबॉल एंड एवलैंक मेथड करवाया। स्नोबॉल में स्मॉल इंटरेस्ट पेमेंट पहले कर लो और एवलैंक में बड़ी हाई इंटरेस्ट पेमेंट पहले कर लो। ऑटोमेटिक पेमेंट्स करवाया, साइड हसल्स एंड एक्स्ट्रा इनकम। मनी मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, सेट करो फाइनेंशियल गोल्स को,
क्रिएट करो बजट, मॉनिटर करो कैश फ्लो को, इनफ्लो आउटफ्लो को, कंट्रोल करो अपने एक्सपेंसेस यानी ट्रैक करो अपने एक्सपेंसेस, अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड करो, ऑनलाइन नहीं खरीदो। ऑनलाइन अगर आप खरीदोगे तो हाथ छूट जाता है, ध्यान दीजिए। ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे तो हाथ छूट रहा है। आप अगर 5 दुकान घूम के कुछ चीज़ खरीदेंगे तो आप नेगोशिएशन कर पाएंगे, लेकिन जब आप कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हो तो आप नेगोशिएशन नहीं कर पाते हो, तो इसके आप पे आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल नहीं होते। बिल्ड करो एक इमरजेंसी फंड, ये मेरी पर्सनल ये है व्यू है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एवरीवन, लेकिन पर्सनल व्यू ये है कि आप अगर ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपके हाथ छूटेंगे, आप अननेसेसरी स्पेंडिंग करने लगोगे। बिल्ड करो इमरजेंसी फंड को, इन्वेस्ट करो वाइजली, अवॉइड करो अननेसेसरी डेप्ट को। चलो इम्पोर्टेंस क्या है, मेंटेनिंग गुड क्रेडिट स्कोर। अगर गुड क्रेडिट स्कोर होगा तो क्या होगा, लोन अप्रूवल इजी हो जाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे मिलेगा, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। सम एम्प्लॉयर्स टेक क्रेडिट स्कोर टू असेस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये एम्प्लॉयज़ करते हैं कि भाई सिबिल स्कोर अच्छा है ना तो उसको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। रेंट अप्रूवल, इजियर रेंट अप्रूवल होगा, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में चलता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा ना तो लैंडलॉर्ड है ना वो प्रेफर करते हैं ऐसे टेनेंट्स को। लोअर इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, हाई क्रेडिट लिमिट्स होंगे, नेगोशिएशन पावर होगा आपको। कंज्यूमर लोन सोर्सेज कौन से हैं, बैंक से मिल सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल सकता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फेयर सेंट एंड लैंड बॉक्स जो कनेक्ट करता है बोरोवर्स को विद इंडिविजुअल लैंडर्स यहाँ पे देते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है कंज्यूमर लोन्स के। एडवांटेजेस है पहले क्विक एक्सेस टू फंड्स, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस होंगे, हेल्प करेगा क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स। कंज्यूमर लोन का डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, हाई इंटरेस्ट रेट्स होगा, डेप्ट ट्रैप रिस्क, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है, और बोरोइंग की वजह से लेट पेमेंट्स करोगे तो पेनल्टीज इंटरेस्ट चार्ज होगा, इम्पैक्ट होगा फ्यूचर बोरोइंग पे। कंज्यूमर्स मस्ट केयरफुली स्टडी लोन टर्म बिफोर बोरोइंग टू अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस। डिफरेंट असेट्स कौन से होते हैं फाइनेंस थ्रू कंज्यूमर फाइनेंस। कंज्यूमर फाइनेंस इज यूज टू परचेज वेरियस असेट्स इंक्लूडिंग क्या क्या कंज्यूमर फाइनेंस कर सकते हैं, व्हीकल्स परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप तो जनरली या स्मार्ट टीवीज़ कंज्यूमर फाइनेंस, बजाज फाइनेंस वगैरह, HDFC, HSBC ये सब सारे फाइनेंस करते हैं। होम अप्लायंसेस परचेज करते हैं, वॉशिंग मशीन्स घर पे, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर ऑफिस में करते हैं, फर्नीचर के लिए सोफ़ा परचेज करते हैं, बेड, वार्डरोब्स, एजुकेशनल लोन लेते हैं, ट्यूशन फीस भरने के लिए बच्चों की। तो कंज्यूमर फाइनेंस हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अफोर्ड करने के लिए एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इमीडिएट फुल पेमेंट। अब ये है सब सारे हमारे शॉर्ट नोट, एक बार देख लीजिए। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, इसको फ़ोटो निकाल सकते हैं। ये आपको 5 मार्क्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, आप इसको चाहिए तो इसकी पॉइंट्स को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो मैं इसको और एलैबोरेट करके आपके पास भेज सकती हूँ। एक बार ये देखी दीजिए, टैक्स एग्जाम्प्ट अलाउंसेस कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब सारे टैक्स एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हैं। इसमें से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप बता दीजिए, और अगर आपको इसमें से बेनिफिट मिल रहा है, ये फाइल देखने से आप समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपने समझा। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मुझे, तो मैं और भी आगे आपको वीडियोस पोस्ट कर सकूं जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली और इस कंसेप्ट को समझा सकूं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आई विल गेट मोटिवेशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए
नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि ये नेक्स्ट वीडियो होगा इसी चैप्टर पे, जहाँ पे मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रॉब्लम्स करवाने वाली हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रॉब्लम्स करवाऊंगी वाइट बोर्ड पे। आज हम इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को और आगे फॉरवर्ड करेंगे। मई मंथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग होगा वहाँ पे ये यूज़ होगा। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर दूंगी और ऊपर के सारे नोट्स आपको दिखा दूंगी। अगर आप देख पा रहे हैं सारे के सारे नोट्स, तो एक बार देख लीजिए सारे के सारे नोट्स एक बार देख लेने के बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगी कि स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट से आप पूछ सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल अप्रोच जानना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच होगा जहाँ पे मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रॉब्लम्स करवाने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अगर आप देखें तो ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी लिंक्ड है, चैप्टर से भी लिंक्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज में है, लेकिन ये पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, यानी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। आप एक बार देख सकते हैं वीडियो को। मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो जो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरे भी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को, BFM के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। उनको अगर ये अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन के आंसर्स, तो ये सब यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। ये रेडीमेड आंसर्स हैं। आप इसको देख के आप लिख के आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और एलेबोरेशन चाहिए, पॉइंट्स की और एलेबोरेशन चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स चाहिए अच्छे से, तो प्लीज़ आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली आपको और डिटेल्ड में नोट्स प्रोवाइड करूँगी। और आपको MCQs चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं आपको उसके भी ऑब्जेक्टिव्स के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि आगे चल के जैसे स्टूडेंट्स कुछ और जुड़ जाएंगे तो मैं एक सब्जेक्ट के टेस्ट्स लेना चालू करूँगी। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी, आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट्स करते हैं वो ज़्यादातर जॉब्स करते हैं। उनको समय इतना वक्त नहीं मिलता लेक्चर्स अटेंड करने का, तो आप यहाँ पे इस वीडियोस को देख के भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आप मांग रहे हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, कि मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना दूं। आई होप आपने ये वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, और मैंने जो रिक्वेस्ट की है सब आपसे, प्लीज़ आप उस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए कि जो भी आपकी नीड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट की नीड है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा प्रैक्टिकल अप्रोच का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का। थैंक यू सो मच।